students, how are you? My dear student, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे अर्थक्वेक्स के बारे में, डिटेल से पढ़े थे हम लोग। लगभग 30 मिनट का या 30 मिनट से कुछ ज़्यादा का वो लेक्चर होगा मेरा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। ज़रा एक बार आप उसको पढ़ेंगे ज़रूर। उसके बाद ये जो बचा खुचा उसका पार्ट है वो मैंने इस चैप्टर में या आज के क्लास में हमने शामिल किया है। अब मैं सोचा कि चलो अर्थक्वेक अब अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अर्थक्वेक का जो बहुत ही छोटा छोटा पार्ट रह गया है हम उसको समझते हैं। तो अर्थक्वेक में हमने टॉपिक जो डिवाइड किया है इनको, उसमें पहला है भूकंप की भविष्यवाणी, जो हम पी तरंग वेग से करते हैं। भूमि उत्थान में क्या परिवर्तन आता है, रेडन निकास में, रेडन एमिशन में क्या फ़र्क आता है, पशु किस तरह से आचरण करते हैं ताकि ये पता चलता है कि भूकंप आएगा। फिर भूकंप के प्रभाव, फिर भूकंपों का वितरण हम पढ़ेंगे। फिर भारत में जो भूकंप आता है, कहाँ आता है, किस वजह से आता है, इसको देखेंगे। अब भूकंप से हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी क्या चीज़ है। देखिए, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन कार्य है, तथापि इसके लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। भूकंप के आने से ठीक पहले होने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तनों का मापन, मतलब मेजरमेंट, तथा सेकंड भूकंपों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात प्रभावित क्षेत्र का दीर्घकालीन भूकंपीय इतिहास। तो भूकंप के सामने होने वाले भौतिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला है क्या, पी तरंग वेग। तो पहले तो ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर ये पी तरंग वेग क्या होता है और इसके वेग को समझाइए। तो पी तरंग जो है वो भूकंपीय लहर है ना। इसको पी वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पी वेव्स। और इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, मतलब प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। यह ध्वनि तरंगों, जिसको हम साउंड वेव्स भी कहते हैं, की भांति लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें संचरण जो होता है, मतलब प्रोपेगेशन होता है, मतलब आगे बढ़ना या पीछे हटना होता है, ये एक दोलन एक ही सीध में होता है। एक ही सीध में होता है का मतलब ये आप समझें कि अगर इसका दोलन इस तरफ हो रहा है तो इस तरफ ही होगा, या दोलन इस तरफ हो रहा है तो इस तरफ होगा, या हो सकता है कि ऐसे भी हो और ऐसे भी हो। तो ये जो है इसको हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य और इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इन तरंगों से दबाव पड़ता है, आप देख रहे हैं ये दबाव पड़ रहा है ना। इन तरंगों से दबाव पड़ता है, इसलिए इन्हें दबाव वाली तरंगे या कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, परंतु विभिन्न प्रकार के घनत्व वाली चट्टानों में इनकी गति भिन्न भिन्न हो जाती है। जब अधिक घनत्व हुआ, मतलब कि अधिक डेंसिटी वाली चट्टानों में इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। परीक्षणों से, रिसर्च से पता चला है कि ये जो पी वेव्स हैं, भूकंप अधिकेंद्र जो एपिसेंटर है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बतलाया था, से ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातलीय भाग, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रति ध्रुवस्थ और इंग्लिश में कहेंगे एंटीपोडल पॉइंट, थोड़ा ज़्यादा
आसान है इसको याद करना, एंटीपोडल पॉइंट पर पहुंच जाती है। इनकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिस कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ये ठोस, तरल तथा गैसीय तीनों ही माध्यमों, तीनों ही मीडियम में आराम से गुजर सकती है। तो भूकंप की भविष्यवाणी में इसका क्या महत्व है? तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत से छोटे छोटे भूकंप प्राइमरी वेव्स के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, जो कि किसी बड़े भूकंप के ठीक पहले सामान्य हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को भूकंप लेखी पर अभिलेखित करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है, मतलब भूकंप की भविष्यवाणी आसान हो जाती है। फिर है दूसरा भूमि उत्थान, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, तो भूकंप से पहले भूखंड के धीमी गति से खिसकने से एक बड़े क्षेत्र की सैलों में असंख्य छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं। इन नवनिर्मित दरारों में भूमिगत जल प्रवेश कर जाता है। जल की उपस्थिति द्रव चालित जैक की भांति कार्य करती है, जिससे सैलों में उभार उत्पन्न हो जाता है। अतः बड़े भूकंप के आने से पहले भूमि गुंबदाकार आकृति में फूल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़े भूकंप के आने से पहले भूमि गुंबदाकार आकृति में फूल जाती है अथवा ऊपर उठ जाती है। इस परिवर्तन को दापखादिता, ये हिंदी का वर्ड बड़ा ही डेंजरस है भाई साहब, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइलाटेंसी। डाइलाटेंसी, इसको मैं यहां पर लिख दूं, डाइलाटेंसी कहते हैं इसको। तो ये भूमि उत्थान भी एक हमारा साथी है, जिससे हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। थर्ड है हमारा रैंडम विकास, रैंडम एमिशन, रैंडम निकास। रैंडम गैस का निकास किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व बढ़ जाता है। अतः रैंडम गैस के निकास पर दृष्टि रखने से किसी बड़े भूकंप के आने की चेतावनी मिल सकती है। और दोस्त, आपको बड़ी खुशी होगी इस बात की कि सारे वैज्ञानिक लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर चुके हैं, और जिससे हमें बहुत कुछ अंदाज मिल भी जाता है। फिर है पशुओं का आचरण। प्राय देखने में आया है कि किसी बड़े भूकंप के आने से पहले जीव जंतु, विशेषतया बिलों में रहने वाले जीव जंतु, असाधारण ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। जैसे चींटियां, दीमक तथा अन्य बिलों में रहने वाले जीव अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आते हैं। चिड़ियां जोर जोर से चहचहाती हैं तथा कुत्ते एक नियत प्रकार से भौंकते तथा रोते रहते हैं। हालांकि अगर हम लोग इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो भाई साहब हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे शहर हमारे कंट्री में ऐसे हैं जहां स्ट्रीट डॉग्स इतने विचरण करते रहते हैं, इतने रोते और चिल्लाते और भौंकते रहते हैं बेवजह, कि आपको लगेगा कि भाई लगता है भूकंप आने वाला है क्या, तो आपको धोखा हो सकता है, खास करके बेंगलुरु में। फिर देखिए, ये टॉपिक सारे खत्म हो गए, ठीक है। फिर उसका भूकंप के प्रभाव देखिए, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो भूकंप मनुष्य के लिए प्रायः अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होते हैं, लेकिन इसको आप अभिशाप ही ज़्यादा मानिए, वरदान क्या मानिएगा। अगर मान लीजिए कि 1000 लोग गुजर गए और उसके बाद हमें कुछ फ़ायदा हो गया तो उसको वरदान क्या माने हम। लेकिन भूकंप से हानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं लाभ की अपेक्षा। तो आप ऐसे समझे, पॉइंट वाइज इसको दिमाग में बैठा लें। मैं पॉइंट वाइज ही बतला देता हूँ। देखिए, इनसे जन धन की अपार हानि होती है।
पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिक केंद्र पर होती है। अधिक केंद्र का मतलब लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि केंद्र के जस्ट ऊपर वाला धरती पर का पार्ट जो है वो अधिक केंद्र कहलाता है, और सबसे अधिक क्षति भी अधिक केंद्र के आसपास ही होती है। नगरों या अधिक घनी बस्तियों के पास भूकंप बहुत हानि पहुंचाते हैं। सन 1935 की बात है कि क्वेटा के भूकंप से बहुत से भवन नष्ट हो गए। ये क्वेटा कहाँ है? क्वेटा है जापान में, जो अक्सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते हैं कि वाराणसी को क्वेटा बनाना है, तो ऐसे भी आपको क्वेटा याद हो जाएगा। क्वेटा जापान में है। तो 1935 में क्वेटा में जो भूकंप आया था उसमें काफ़ी बिल्डिंग्स नष्ट हो गए थे और लगभग 25,000 लोगों की जानें गई। गुजरात के भुज इलाके में 26 जनवरी 2001 को बहुत ही भयंकर भूकंप आया, जो रिक्टर पैमाने पर 7.9 मापा गया। इसके झटके समस्त भारतीय सब कॉन्टिनेंट में महसूस किए गए, जिससे भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल सम्मिलित हैं। लगभग 1 लाख व्यक्तियों की जानें गई थीं। बहुत से नगर मलबे के ढेर बन गए थे। ये 2001 की बात है। एक पॉइंट में आप दे सकते हैं कि कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में रुकावट पड़ जाती है। ऑब्वियस है, जब भूमि में उत्थान होता है तो कई बार नदियां अपना मार्ग को बदल लेती हैं, क्योंकि नदियां जो होती हैं वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने ढलान को फॉलो करती हैं। अब मान लीजिए कि ढलान वाला एरिया अपहेबल हो गया उसका, तो ऑब्वियस है वो अपना मार्ग बदल देती हैं। इस प्रकार नदी का जल समीपस्थ भागों में फैल जाता है कई बार और बाढ़ आ जाती है। सन 1950 में असम के भूकंप से ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों जैसे कि लोहित, मानस वगैरह जो है, इसी प्रकार से उसमें बाढ़ आ गई थी। फिर है, जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। जलयान मतलब स्टीमर्स वगैरह को भारी क्षति पहुंचती है। इसके अतिरिक्त तटीय भागों में समुद्री जल फैलकर भारी नुकसान करता है। भूकंप से पैदा होने वाला समुद्री तरंग को जापान में सुनामी कहते हैं। और एक बात आपको याद दिला देते हैं दोस्तों कि जो टाइटैनिक का जो एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एक छोटा सा सुनामी का ही बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात में बड़ी बाधा पड़ती है। सन 1891 में जापान में भीषण भूकंप ने चौड़ी घाटियों के तल पर बनी कई सड़कों को नष्ट कर दिया। सन 1906 की बात है, कैलिफोर्निया के भूकंप से सैकड़ों किलोमीटर विशाल भ्रंश का निर्माण हुआ। उसी भ्रंश का एक एग्जाम्पल है आपका कोलोराडो का भ्रंश। फिर है, भूकंप से पर्वतीय प्रदेशों में लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, जिससे भारी क्षति होती है। फिर है कि भूकंप से कई बार भीषण आग लग जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। लाभ है क्या इससे? चलिए, कुछ लाभ भी जबरदस्ती में मुझे गिनाना ही पड़ेगा। तो भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका 1/100वां भाग भी लाभ नहीं होता है। कुछ अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं, इसको पॉइंटवध आप कर लीजिए। तो भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। वाह भाई साहब, मर गए लाखों, और इसके लाभ क्या हुए? भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। चलिए, दूसरा पॉइंट, भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है तो अपक्षय में सहायक होती है, मतलब वेदरिंग में सहायक होती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। थर्ड पॉइंट है, भूकंपों से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है। नेक्स्ट है, समुद्र तटीय भागों में भूकंप आने से कई बार तटीय भाग नीचे धंस जाते हैं
और गहरी खाड़ियों। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि समुद्र तटीय भागों में भूकंप आने से कई बार तटीय भाग नीचे धंस जाते हैं और गहरी खाड़ियों का निर्माण होता है। इनसे अच्छे सुरक्षित समुद्र पत्तन बनते हैं, ठीक है, मतलब कि पोर्ट बनते हैं जो व्यापार में सहायक होते हैं। इसके विपरीत कई बार भूकंपों के आने से बहुत सा जलमग्न भाग समुद्र से बाहर आ जाता है और नए स्थलीय भाग का निर्माण होता है ना। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि काश ऐसा जापान के साथ हो जाता, क्योंकि जापान इंडिया से देखिए लोहे का चूर्ण लेता है, लोहे का पाउडर लेता है। और लोहे का पाउडर क्या करता है वो समुद्र के साइड वाला इलाका जिसको हम सी शोर रीजन कहते हैं, तो सी शोर रीजन में वो बिछा देता है और वहाँ पर वो सेटल करता है पॉपुलेशन को। तो जापान में उल्टा हो रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि कई बार भूकंपों के आने से बहुत सा जलमग्न भाग समुद्र से बाहर आ जाता है और नए स्थलीय भाग का निर्माण होता है। लेकिन जापान में ये चीज़ उल्टा हो रहा है और वहाँ पे भूकंप आ रहा है और उसका सी शोर रीजन नीचे डूब रहा है। ये भौगोलिक वजह है। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, भूकंपों से धरातल पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं जिससे कई खनिज पदार्थ सुगमता से मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको पॉइंट बना सकते हैं आप कि भूकंप के समय भूभागों के धंस जाने से विस्तृत झीलों का निर्माण होता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। और एक पॉइंट और बना लीजिए कि कई बार भूकंपीय भ्रंशों से जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो इस तरह से भूकंप से हमने बहुत सारी हानियां देखी और बहुत सारे लाभ देखें। फिर है हमारा भूकंपों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो भूकंपों का विश्व वितरण ज्वालामुखी के वितरण से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर ज्वालामुखी का वितरण का हम मैप बनाएंगे और भूकंप के वितरण का मैप बनाएंगे तो बिल्कुल एक सा बनेगा। इसका मैं आपको डायग्राम दे दूंगा। अभी मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ किसी टेक्निकल वजह से, लेकिन आपको इस नोट्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम भूकंप का वितरण को थ्योरेटिकली पहले समझने की कोशिश करते हैं और आपके सामने फ्लैश होगा एक ग्लोब, जिस ग्लोब पर आप बड़े आराम से सारे रीजन को समझ सकते हैं। तो देखिए इसको हम डिवाइड किए हैं प्रशांत महासागरीय पेटी के रूप में। पहला तो विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय भागों में होते हैं और इसे बड़ा प्यारा नाम दिया गया है। इसे कहा गया है अग्निवलय मतलब रिंग ऑफ फायर। और ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं। पूरा छोटे से छोटे, अगर हम एनडीएस ले चलें, एसएससी ले चलें, बैंकिंग ले चलें और उससे बड़ा अगर हम ऑल टाइप ऑफ पीसीएस ले चलें और यूपीएससी, साथ साथ नेट एग्जामिनेशन और सारे सेट स्लेट वगैरह सब में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अग्निवलय कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी को कहते हैं। और ये कितना परसेंट कवर करता है? तो वर्ल्ड का 68% भूकंप एरिया कवर करता है। ठीक है, इसको अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, इसको 1 2 बार 4 बार सुनिए, पक्का होता चला जाएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। यहाँ पर ज्वालामुखी भी सबसे अधिक है। चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपाइन, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में हल्के तथा भीषण भूकंप आते रहते हैं। यहाँ पर उच्च स्थलीय पर्वत तथा गहरी महासागरीय खाइयाँ एक दूसरे के लगभग
समानांतर चली गई हैं। इससे तीव्र ढाल उत्पन्न होता है जो भूकंप के आने का महत्वपूर्ण कारण बनता है। ठीक है, इसमें कारण भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन उठता ही है कि आखिर में यहाँ क्यों, तो कारण भी बता दिया। दूसरा जो है मध्य विश्व पेटी है। मध्य विश्व पेटी जिसको हम मिड वर्ल्ड बेल्ट कहेंगे। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर, दिमाग में आप इस चीज मैक्सिको को लाइए, मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर क्रॉस कर जाइए, भूमध्य सागर में आ जाइए, फिर आल्प्स में आ जाइए और फिर काकेशस से होती हुई हिमालय पर्वत तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। हम समझते हैं, क्लियर है ये चीज। मध्य विश्व पेटी। फिर है अन्य क्षेत्र में क्या क्या है। शेष 11% भूकंप विश्व के अन्य भागों में आते हैं। कुछ भूकंप हो गया अफ्रीकी झीलों, लाल सागर तथा मृत सागर वाली पट्टी में आते हैं। ठीक है, फिर भारत में भूकंप हमने स्पेशल बना दिया है पॉइंट कि भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं। गंगा के मैदान में भी भूकंपों का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1819 का कच्छ का भूकंप, 1897 का असम का भूकंप, 1905 का कांगड़ा का भूकंप, मतलब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, 1934 तथा 1988 का बिहार का भूकंप, 1950 का असम का भूकंप, फिर 1975 का हिमाचल प्रदेश का भूकंप, अगेन 1991 का उत्तर काशी का भूकंप तथा 1999 का नंद प्रयाग का भूकंप कुछ महत्वपूर्ण भूकंप हैं। दक्षिणी पठार भूकंपों से लगभग मुक्त है, किंतु सन 1967 में महाराष्ट्र के कोयना बांध क्षेत्र में आया हुआ भूकंप एक महत्वपूर्ण अपवाद है। शायद यह बांध के पीछे जल के अत्यधिक दबाव के कारण आया था, और ये जल का जो मैंने आपको वजह बताया था, ये लास्ट जो मैंने भूकंप का ही चैप्टर जो पढ़ाया था उसमें बतलाया था। क्या बतलाया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने बतलाया था कि प्रकृति का एक नेचर है कि ऊंचा को काटो और गड्ढा को भरो। तो ऊंचा को काट रहा है, मतलब मान लीजिए कि माउंटेन एरिया को काट रहा है, माउंटेन एरिया को काट करके, और मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ज़्यादा क्लियर होगा। इधर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम एज्यूम करते हैं कि ये माउंटेन है, राइट, माउंटेन है, ये प्लेटो है, ये प्लेन है और ये समुद्र तली है, राइट। ठीक है, माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन है और ये सी लेवल है। ये लेवल ऑफ कंपेंसेशन है। ठीक है, उसके नीचे सेम फिगर बनाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से पॉजिटिव फीचर आप खुली आंखों से देख सकते हैं, उसी तरह से समुद्र के नीचे निगेटिव फीचर होता है। जो ये सब सारे जो आप देख रहे हैं सी लेवल के जो ऊपर है, इसको पॉजिटिव फीचर है, इसको निगेटिव फीचर कहते हैं, जो समुद्र के अंदर है। तो यहाँ पर अपरदन हुआ और ये पार्ट है सो गया कहाँ, प्लेटो रीजन में। प्लेटो रीजन में जो अपरदन हुआ वो कहाँ गया, प्लेन रीजन में। अब प्लेन रीजन का पार्ट है सो कट करके फाइनली कहाँ पहुँच गया, समुद्री लेवल में। समुद्र लेवल से ये फिर कट करके बह करके डिपॉजिट होते हुए वो इस वे को फॉलो करते हुए ये चला गया पहाड़ी के नीचे। यही रीज़न है कि आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये धक्का दे करके इस पॉजिटिव फीचर को और ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो
अब क्या होता है कि अब इसको शॉर्ट मैं कर दूं थोड़ा सा, या रुकिए मैंने पुराना एक फिगर बनाया था लास्ट चैप्टर में, मैं वही आपको दिखला देता हूँ। हाँ देखिए, इसमें क्या हुआ था, जैसे कि पर्वत बनना, मैंने आपको कहा था अभी कि जैसे भी कोई पॉजिटिव फीचर बनता है तो अपरदन के दूत इसमें लग जाते हैं और उसके काट छाट में लग जाते हैं। तो जैसे देखिए पर्वत या कोई भी ऊंचा डोमी रीजन हुआ तो इस पे अपरदन का कार्य शुरू हो गया, और अपरदन के बाद क्या हुआ कि जितने भी एजेंट हैं अपरदन के, वो आकर के डिपोजिशन करना शुरू कर दिए सागर में, राइट। इस तरह से क्या हुआ कि ये जो समुद्र तली रीजन है वो थोड़ा सा धंसा, फिर क्रिया आगे बढ़ी, अपरदन बढ़ गया और इसके अपरदित पदार्थ जो हैं वो सागर नीतल पर जमाव किए और इसको और भी पहले से गहरा कर दिए। कंपेयर करके देखिए ये कितना छोटा सा रीजन है जहाँ पर डस्ट एंड सिल्ट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा बढ़ गया, सागर नीतल पे जमाव शुरू हो गया, फिर देखिए पर्वत के भार में और कमी हो गई क्योंकि इसमें अपरदन और हुआ और ये जोन है सो और लंबा चौड़ा हो गया, और इस तरह से ये कालांतर में बढ़ता चला जाएगा। कालांतर में बढ़ने की वजह से जो दबाव हुआ, दबाव की वजह से फाइनली ये एरिया है सो भूकंप से घिर गया। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखिए थोड़ा सा मैं 1967 में महाराष्ट्र के कोयना बांध क्षेत्र में आया हुआ भूकंप एक महत्वपूर्ण अपवाद है। शायद यह बांध के पीछे जल के अत्यधिक दबाव के कारण आया था। अब जल भी आप समझ गए कि जल भार की वजह से भी किस तरह से भूकंप है सो क्रिएट होता है। सन 1993 की बात है। 1993 में लातूर में आए भूकंप का कारण प्लेट टेक्टोनिक्स माना गया है। 2001 में कच्छ के भूकंप का कारण भी प्लेट टेक्टोनिक्स ही बताया जाता है। तो चलिए आप इसको फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक्स से भूकंप कैसे आता है। मैं एक स्पेशल चैप्टर बना करके आपको प्रेजेंट करूंगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स से कैसे आता है, फिर एफएफ सीट के थ्रू ने कैसे क्या दिया था, लॉ वगैरह। ठीक है, फिलहाल हम जो टॉपिक लिए हैं बस इसी को कवर करते हैं। फिर है भूकंप से बचाव हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है ये, भूकंप को रोकना मनुष्य के वश में है क्या? शायद नहीं, परंतु वह भूकंपों से बचने के उपाय अवश्य कर सकता है। भूकंप के मापने के यंत्र को भूकंप मापी यंत्र अथवा सिस्मोग्राफ कहते हैं। यदि अधिक संख्या में भूकंप मापक केंद्र स्थापित किए जाएं तो भूकंप संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है और उसके प्रकोप से भी बचा जा सकता है। भूकंप वाले क्षेत्रों में तरंगरोधी भवन बनाए जाने चाहिए और बनाए भी जा रहे हैं। जापान में इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। वायुमंडलीय दशा में आकस्मिक परिवर्तन तथा पशुओं के अनियमित आचरण से भी भूकंप के संबंध में किसी हद तक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो चैप्टर अगर हम ख़त्म करते हैं, पढ़ते हैं, तो बात वहीं पर आके रुक जाती है कि हम कितना इसमें आगे बढ़ सके हैं, अर्थक्वेक को हम कितना समझ सके हैं। क्या इसको एडवांस हम नहीं समझ सकते हैं जिसकी वजह से इतने लोगों को हम बचा सकें? तो शोध चल रहा है, लेकिन शोध में 100% सफलता शायद अभी तक नहीं मिली है, इसलिए लोगों की जान जा रही है। चलिए आज के कहा जाए कि आज के अगर कोई मजबूत नेता हैं तो आप हैं। आप कोशिश कीजिए, आज के बड़े साइंटिस्ट हैं तो आप हैं। कोशिश कीजिए कि कुछ इन सब चीज़ों पे लगाम लगे और हमारा देश, हमारा संसार प्रगति में आ जाए, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबम को मानते हैं। पूरा संसार हमारा कुटुंब है, परिवार है। इसको बचाने की कोशिश करें। अर्थक्वेक्स पे अच्छा से अच्छा रिसर्च सामने
लाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।